अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बने माहौल से केंद्र सरकार घबरा गई है। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि पहले फेज के चुनाव तक किसी और की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का विरोध सड़कों पर होगा। जो इंडिया गठबंधन थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि वो एकजुट नहीं है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो सब एकजुट हो गए। बड़े प्रोटेस्ट होने देश के अंदर सड़कों पर, इससे सरकार डर गई है। अब यहाँ ये बिल्कुल तय है कि पहले फेज के इलेक्शन तक किसी की और गिरफ्तारी नहीं होगी। वही उम्मीद ये की जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मसला है उससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। एक गोविंदा की फिल्म थी, उसका एक गाना था कि आओ सुनाऊं मैं तुम्हें चंदे का फंडा। ये चंदे का जो फंडा है ये महाघोटाला है। भारत के इतिहास में या वर्ल्ड के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कहीं कभी नहीं हुआ होगा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है। सरकार ने ऑर्गेनाइज होकर के इसको अंजाम दिया है। पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व है और वो इसमें कसूरवार है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट हुआ है, यहाँ पर फाइनेंशियल करप्शन हुआ है। उस पर बात न हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बातें जनता तक न पहुंच सके, ये मुद्दा दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी। मगर मुद्दा बरकरार है, मुद्दा लोगों की ज़बान पे आ चुका है और चुनाव का ये बड़ा मुद्दा बनेगा। विपक्ष की पार्टियां एजेंसीज के खिलाफ भी अब एकजुट हो गई हैं और 30 मार्च को उन्होंने देश भर में जितनी भी एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी इनका और सीबीआई वगैरह, इनके खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। 31 तारीख को रामलीला मैदान में महागठबंधन की रैली होगी, इंडिया गठबंधन की महारैली होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल शामिल होंगे। तो केंद्र सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल पर जा कर के ये लोग एकजुट हो जाएंगे, कि ममता बनर्जी अलग थी और बाकी थोड़ा सा दाएं बाएं देख रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि अब उनका नंबर भी आने वाला है केजरीवाल के बाद, तो फ़ौरन इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया है। जबकि वो 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम बंगाल में घोषित कर चुकी हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला क्या है वो थोड़ा सा समझा दें। वैसे तो आप लोगों को पूरी मुकम्मल जानकारी इसकी होगी, लेकिन ब्रीफ में हम समझाते हैं। एक आदमी को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसको जेल भेज दिया फाइनेंशियल करप्शन में। 1 साल के बाद वो आदमी अपनी जमानत की एप्लीकेशन लगाता है और उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। ईडी उसकी गिरफ्तारी का विरोध नहीं करता है। वहाँ पर जमानत मिलने के बाद वो आदमी 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, और वो भारतीय जनता पार्टी को दान में दे देता है। उसमें से 55 करोड़ के बीजेपी उसको कैश करा लेती है। वही आदमी अब सरकारी गवाह बनता है और फिर बताता है कि केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई थी और केजरीवाल ने बताया था कि इसमें शराब नीति के घोटाला हुआ है, शराब को लेकर के नीति बनाई गई थी और उसमें ये लेन देन हुए हैं। उसको सरकारी गवाह बना करके कोर्ट में पेश किया था और उसके बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स के नाम ईडी शराब मामले में, शराब घोटाला जो इसको कहा जा रहा है, उसमें शामिल कर देती है। जिस आदमी को गिरफ्तार करके ईडी ने जेल भेजा था और जिसकी जमानत की याचिका जब लगी तो ईडी ने विरोध नहीं किया, और जो जमानत मिलने के बाद 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदता है और बीजेपी उनको भुनाती है,
या तो उसने गिरफ्तारी से पहले भी बॉन्ड खरीदे होते और भारतीय जनता पार्टी को दिए होते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। ज़मानत मिल करने के बाद, छूटने के बाद बॉन्ड खरीदते जाते हैं, इसका मतलब उससे अवैध वसूली की गई और उसी को गवाह बनाया गया, उसी की गवाही पर ये सब गिरफ्तारियां हुई हैं। अब ये जब केस जनता के अदालत में पहुंच रहा है, लोगों तक बात पहुंच रही है, तो मालूम हो रहा है कि बीजेपी इसके कसूरवार है। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो सब शामिल हैं, तो सभी आरोपी बनेंगे आगे चल करके, क्योंकि इसकी जांच होनी है, होगी। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जांच न कराए ऐसा मुमकिन नहीं है, कराना होगी। ₹60 अरब से ज़्यादा का चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। 60 अरब कितने होते हैं, उसे ज़ीरो लगाना उसमें मुश्किल है। अब ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, लोगों के सामने आ चुकी हैं, और भी जो फैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे और केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अब अरविंद केजरीवाल को जो ये मिनिमाइज करना चाह रहे थे, मिनिमाइज न होकर के वो बहुत एक बड़े उसकी इमेज हो गई, और इंडिया गठबंधन को इससे एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी इस पर बैकफुट पर है। वहीं वेस्ट बंगाल को लेकर के जो दावे हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि हम 35 सीटें जीतेंगे वहाँ पर, तो दावे तो आप खुदाई के भी भर सकते हैं कि ज़मीन पर ही नहीं आसमानों पर भी हमारी हुकूमत होगी। दरअसल सियासी लोगों के दिलों में उनमें दिल नहीं होता सियासी लोगों में, और सियासत बड़ी बेरहम होती है। हर सियासी शख्स चाहता है कि उसकी ताकत हमेशा बनी रहे और बढ़ती रहे, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वेस्ट बंगाल में जो आज के वक्त में हालात हैं, उसमें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और वाम दल बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी को यहाँ नुकसान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार 18 सीटें आई थी वो कम होंगी, तो 7, 8, 10 के 5 से 10 के बीच में उम्मीद की जा सकती है। इंडिया गठबंधन को वहाँ पर क्यों फ़ायदा होना जा रहा है, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत चलते हुए। लोग नया ऑप्शन तलाश कर रहे हैं वहाँ भी। वाम दलों की परफॉर्मेंस उन्हें याद है कि 35-37 साल वाम दलों का हुकूमत रही थी बंगाल में, एक भी इंसिडेंट कम्युनल वायलेंस की वहाँ पर नहीं हुई थी। कोई हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद वहाँ पर नहीं हुआ था। उस वक्त भी नहीं हुआ था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, और उससे पहले जब अडवाणी की रथ यात्रा निकली थी 90 में, तब भी नहीं हुआ था। पूरे देश में उस वक्त भयानक दंगे हुए थे और हज़ारों लोगों की जानें गई थी, लेकिन बंगाल में किसी तरह का कोई वारदात नहीं हुई थी। तो लोगों को इस बात की जानकारी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों के अंदर राहुल गांधी को लेकर के। बंगाल के लोग बहुत ही काबिल, सेंसिटिव होते हैं। वो लड़ाई झगड़ा, नफरत, मारपीट ऐसी बातें से बहुत बचते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ के ज़्यादा माने जाते हैं, पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं। तो बंगाल की जो सोसाइटी है वो नफ़रत की पॉलिटिक्स को तो पसंद नहीं करती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन उनकी फर्स्ट चॉइस वहाँ पर रहेगा, और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें तकरीबन आ सकती हैं और ज़्यादा भी आ सकती हैं। प्रॉब्लम बीजेपी के लिए है।
जितने वक्त तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी, जनता सड़कों पर रहेगी। जितने वक्त तक अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं होगी, जनता सड़कों पर रहेगी। केजरीवाल की जमानत हो जाने के बाद वो एक आदमी भारतीय जनता पार्टी के पूरे साम्राज्य को तहस-नहस कर देगा। उसके अंदर ये कैपेसिटी है। वो जब पॉलिटिक्स में आया था, एक महात्मा की तरह, त्यागी पुरुष की तरह, बलिदानी की तरह आया था। सादा, सिंपल, नॉर्मल, एक बड़ा अधिकारी, पैरों में चप्पलें। बीजेपी के पास केजरीवाल की टक्कर का कोई लीडर नहीं है, इवन ये कि मोदी जी भी नहीं है। अब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है, उसमें जब जांचें होंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, केंद्र सरकार के लीडर्स, मैं प्रधानमंत्री के सभी आरोपी बनेंगे। उसमें एक भी नहीं बचने जा रहा है। और उम्मीद है कि अप्रैल के अंदर जिस वक्त चुनाव हो रहे होंगे, जांच वगैरह की घोषणा हो चुकी होगी और FIR दर्ज हो चुकी होंगी। सवाल एजेंसियों पर होते हैं, क्योंकि एजेंसियां अच्छा काम नहीं करती हैं, ये बिल्कुल आप मान के चलें। जस्टिस पार्सलेट साहब का एक यूट्यूब पर वीडियो आप देखेंगे, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के वो जज रहे हैं। वो कहते हैं कि एक भाई RSS का प्रमुख होता है, एक भाई जिला कलेक्टर होता है, एक भाई RSS का प्रमुख होता है, एक भाई किसी एजेंसी का प्रमुख होता है। घालमेल चल रहा है। RSS का नेटवर्क एजेंसियों में मौजूद है, RSS के लोग एजेंसियों में मौजूद हैं। वो सब मिलकर के करप्शन करते हैं, क्राइम करते हैं, और अपने सत्ता के जो विरोधी होते हैं, सत्ता के विपक्ष के जो लोग होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं सरकार के कहने पर। एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी कुछ रही नहीं है बाकी। दो 2024 का ये जो चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है। देश का क्या भविष्य होगा अगले 100-200 साल, 500 साल, 1000 साल, वो ये 2024 का चुनाव तय करेगा। अगर जनता ये चुनाव हारती है तो ब्रिटिशर्स की तरह देश नागपुर का कॉलोनी बन जाएगा, गुजरात की कॉलोनी बन जाएगा। और जनता जीतती है तो 1947 में जैसे देश को आज़ादी मिली थी, वैसे वो देश को आज़ाद करा लेंगे। ये मौका है लोगों के पास बार बार मौके नहीं आते हैं। अब क्या फैसला होगा वो तो जनता अपना फैसला सुनाएगी। EVM को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे, सवाल आज भी मौजूद है। जानकार आज भी, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इलेक्शन के घोषणा के वक्त, तो उस पर कहा गया था, लेकिन जो EVM के विरोध में बोल रहे हैं महमूद पराचा वगैरह, वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है और खुलेआम कहते हैं कि EVM से गड़बड़ी होती है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए ये था कि लोगों से बैठते, बात करते, और जो ये कह रहे हैं उनसे कहते कि आप साबित करके दिखाइए। आप जब चैलेंज कर रहे हैं तो आप चैलेंज को दिखाइए साबित करके कि ये बात सही है। मगर इलेक्शन कमीशन भी वही ज़बान बोलता है जो सरकारी भाषा होती है, सरकारी ज़बान होती है।
वो ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। असल में ट्रेनिंग सरकारी भी मिलती है और गैर सरकारी जो पार्कों में सुबह को शाखाएँ लगती हैं वहाँ भी मिलती है। बोलते रहिए, झूठ बोलते रहिए, मुस्तकिल झूठ बोलते रहिए। जैसे लद्दाख में चीनी सेना घुस गई थी, मगर प्रधानमंत्री ने कह दिया था न कोई आया था, न कोई आया है, न कोई गया है, पता नहीं क्या कहा था उन्होंने। वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। बहुत सोच समझ के लोगों को फैसला लेने का वक्त है। शुक्रिया आप सभी का।